गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। अब प्लस आज हम लोग कहेंगे कि महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग के लक्ष्य आपको मिल जाएं। हाँ, माता रानी और शिव की महिमा होगी तो आप लोग का अच्छा होगा और इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि जो भी उनकी मर्जी होती है वही होता है। लाख कोई कुछ कर ले लेकिन बगैर उनकी मर्जी का कुछ होता नहीं। बस हमारी उनसे प्रार्थना है कि आप लोग का अच्छा करें और आप लोग को आपके लक्ष्य तक लेकर के जाएं, पहुंचाएं, आपको आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आइए आज हम लोग देखते हैं अपना हमारा ये टॉपिक है आज का प्रोटीन। यहाँ प्रोटीन के तहत हमारे आज भी लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोटीन संबंधित हमारे जो क्वेश्चन हैं कितने अच्छे हैं, कितने बेहतरीन हैं। इसे हम लोग को जानने से कई फायदे होंगे। एक तो एग्जाम के तहत फायदा होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा जो जीवन है वो भी अच्छे से, अगर इसके बारे में हम अच्छे से जान ले तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। क्योंकि जहां तक हमारे बॉडी के सेल्स की बातें होती हैं कि सेल्स हमारी मरती हैं तो उन्हें बनने के तहत हमारा जो आवश्यक न्यूट्रिएंट है वो हम लोग कहेंगे प्रोटीन है। प्रोटीन ही हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनका निर्माण करते हैं। और हम कहेंगे कि निर्माण के साथ साथ हम लोग कहेंगे कि बॉडी के हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करते हैं। प्लस कहेंगे कि अगर कार्बोज की कमी होती है तो गौण रूप में ये हमारे ऊर्जा का भी कार्य करते हैं। मीन्स शरीर में अगर ऊर्जा की कमी होती है, कार्बोज हम अच्छे से नहीं ले पाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे ऊर्जा को भी मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से आइए हम लोग देखते हैं अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो न्यूट्रिएंट या तो कार्बनिक यौगिक होते हैं या हम लोग कहेंगे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। लाइक दैट प्रोटीन का जो प्रोसेस है ये कार्बनिक यौगिक तो होता है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक हमारा जो टोटली हम लोग कहते हैं कि लगभग 50% इसमें कार्बन होता है। तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर भी 50% कार्बन होता है, लेकिन कार्बन के साथ साथ हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन भी इसमें होता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि यहाँ पर देखिए प्रोटीन होता है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। तो हम लोग सही क्या लेंगे, हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। देखिए प्रोटीन में मुख्य खनिज तत्व होता है। मेजर हम लोग को कौन सा करना है कि मेजर एलिमेंट्स कौन सा होता है। मेजर एलिमेंट्स इन प्रोटीन की बात अगर करें हम लोग कि मेजर मेजर एलिमेंट्स एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स इन प्रोटीन। तो अभी हमने बताया कि ये हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। मीन्स कार्बन की मात्रा क्या होगी इसमें, ज्यादा होगी। हम लोग कहते हैं कि लगभग 50% हमारा क्या होता है, कार्बन होता है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। तो प्रोटीन की हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन का जब हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होता है, विघटन होता है। हाइड्रोलिस मीन्स जलीय अपघटन जब होता है प्रोटीन का तो वो हमारा टूट जाता है। किसमें टूटता है, हम लोग कहेंगे एमिनो एसिड में टूटता है। तो एमिनो एसिड का जो नेचर होता है हम कहेंगे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब देखिए एमिनो एसिड हमारी सबसे छोटी इकाई होगी, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होगी, हम लोग कहेंगे एमिनो एसिड। देखिए एमिनो एसिड का जो नेचर होता है वो नेचर हमारा 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और ये हम लोग कहेंगे गामा। ये 3 नेचर होते हैं एमिनो एसिड के। जो नेचर होगा इसका नेचर, वो नेचर 3 नेचर होते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड और हम फिर कहेंगे गामा अमीनो एसिड। तो लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर यही हमारा अल्फा अमीनो एसिड, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी, अल्फा अमीनो एसिड होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रोटीन की खोज किसने की। अब इसे हम लोग को बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, ये हमें अगर याद है तो हम लोग कहेंगे प्रोटीन की खोज किसने किया था, मुल्लर ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोटीन को ठंडे जल में घोलने से प्राप्त होता है। अगर प्रोटीन का हम लोग क्या करेंगे,
कोल्ड वाटर में इसे हम लोग घोलेंगे, मीन्स हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे प्रोटीन का। अगर यहाँ पर देखिए ठंडे जल में घोलने से, हम लोग कहेंगे ठंडे जल में घोलने से और गर्म जल में घोलने से, तो बातें हमारी आती है कि अगर जल की प्रकृति हम H2O को लेते हैं, H2O के नेचर लेते हैं, देखिए यहाँ पर कोल्ड वाटर और दूसरा हम लोग कहेंगे हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर। देखिए हम लोग कहेंगे ठंडे जल में घोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अल्फा अमीनो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, हम लोग कहेंगे जब घोलेंगे तो बनेगा अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड बनेगा। और जबकि हम लोग कहेंगे हॉट वाटर में घोलेंगे तो कहेंगे कोआगुलेशन होगा, कोआगुलेशन, कोआगुलेशन मीन्स हम लोग कहेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर संघनन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। मीन्स हम लोग कहेंगे प्रोटीन घुलेगी नहीं, प्रोटीन का घुलना बंद हो जाएगा। प्रोटीन क्या करेगी, उष्मा को पा करके, हॉट को पा करके कंट्रास्ट हो जाएगी। मीन्स हम लोग कहेंगे वो सिकुड़ जाएगी, न कि ये डिजॉल्व होगी, न कि ये घुलेगी। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि ठंडे जल में अगर हम इसे घोलेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा अमीनो एसिड। और यहाँ पर आपको हमने लिख रखा है हॉट वाटर की अगर बातें आती है तो हम लोग कहें कोआगुलेशन होगा, संघनन होगा। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एंजाइम हार्मोन बना होता है, हम लोग को मालूम है कि एंजाइम और हार्मोन, तो यहाँ पर देखिए एंजाइम और हार्मोन किसके बने होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि एंजाइम हो या हार्मोन हो, एंजाइम हो या हार्मोन हो, ये सब हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। मीन्स प्रोटीन हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि एंजाइम और हार्मोन भी हमारे क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, न कि वल्ली कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मीन्स हम लोग कहें एंजाइम हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, मीन्स नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। देखिए प्रोटीन शरीर के किस भाग में संचित रहती है, मीन्स स्टोर रहती है, हम कहें प्रोटीन स्टोरेज एरिया। अब देखिए हम लोग कहेंगे प्रोटीन, प्रोटीन स्टोरेज, स्टोरेज एरिया। प्रोटीन स्टोरेज एरिया की बात अगर करें कि बॉडी में हमारे प्रोटीन कहाँ कहाँ स्टोर होती है, मीन्स संग्रहित होती है, तो हम कहेंगे कि बॉडी के सभी जगह सेल के निर्माण होते हैं। मीन्स हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स सेल्स के बने होते हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये प्रोटीन हमारी सभी जगह स्टोर होती है। तो लाइक दैट देखिए हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, डी। मीन्स हम कहेंगे मांसपेशियों में भी स्टोर होगा, स्किन में, बोन इन द टिश्यू, मीन्स सभी में हमारे क्या होंगे, प्रोटीन स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है। लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि हमें प्रोटीन का जो शरीर का सिस्टम है बनने का, वो हमारा एक पार्ट के तहत होता है। उस पार्ट के तहत हम लोग को मालूम है कि कितना प्रतिशत भाग जो है हमारा प्रोटीन का बना होता है शरीर का। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये हमारा 15%, ये बी ऑप्शनल, हम लोग कहेंगे बी ऑप्शनल सही होगा। मीन्स शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है, 15%। मीन्स 15% हमारी बॉडी का जो भाग है वो किसका बना है, प्रोटीन का बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। प्रोटीन में लगभग कितने अमीनो अम्ल होते हैं, तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल, लगभग अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है प्रोटीन में। तो मीन्स लगभग की बातें हम लोग कहेंगे, एक्यूरेसी की बात नहीं है, एक्यूरेसी एक की बात आएगी, एक लगभग आएगा। मीन्स अधिकतम प्रोटीन, प्रोटीन में अधिकतम अमीनो अम्ल, लगभग अमीनो अम्ल का मतलब हम लोग कहेंगे अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अधिकतम अमीनो अम्ल की अगर बात की जाती है तो हम लोग कहेंगे 22 से 23 होती है। कितने, 22 से 23 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शनल यहाँ पर 23 है, लगभग आपका हम कहेंगे कि ऑप्शनल यदि आपको 22 मिलेगा तो 22 को कवर करना, और नहीं तो 23 मिलेगा तो 23 को। अगर दोनों होता है
22 और 23 आप क्या करेंगे, 23 को कवर करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का, प्रोटीन में कितना अमीनो अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर देखिए अब ये आपका क्वेश्चन जो है एकदम एक्यूरेसी का प्रोसेस दिखा रहा है कि प्रोटीन में कितना अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग को मालूम है कि जो भी प्रोटीन होगी, प्रोटीन में कम से कम 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 20 अमीनो अम्ल, कम से कम 20। यहाँ की बातें हमारी लगभग नहीं है, बातें है कि सभी प्रोटीन में कम से कम 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। कम से कम, यहाँ बातें कम से कम मीन्स जितनी भी प्रोटीन है सभी प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन होंगे जिसे हम लोग कहेंगे 22 से 23 अमीनो अम्ल होगा, तो 22 से 23 की प्रक्रिया हमारी क्या होगी, लगभग की आएगी। और जबकि इस तरह के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कितना अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो सीधे हम लोग कहेंगे 20। अब अमीनो अम्ल के आगे लगभग नहीं लगा है, अगर लगभग लगा रहता तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता, 23 हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रोटीन का स्वाद होता है। हम लोग कहेंगे प्रोटीन का स्वाद कैसा होगा, मीन्स नेचर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए नेचर कैसा होगा प्रोटीन का, हम लोग कहेंगे नेचर ऑफ प्रोटीन। हम लोग को मालूम है कि प्रोटीन का जो नेचर होता है, प्रोटीन एक उभयधर्मी होती है, उभयधर्मी पदार्थ है। उभयधर्मी पदार्थ मीन्स हम लोग कहेंगे उभयधर्मी का मतलब हम लोग कहेंगे अम्ल भी है इसमें, अम्ल भी है और ये क्षार भी है, अम्ल और क्षार दोनों है इसमें। उभयधर्मी यही होता है, हम लोग कहेंगे प्रोटीन हमारी एक उभयधर्मी पदार्थ है जिसमें अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम कहेंगे अधिक कौन होता है, ज्यादा कौन होता है, हम कहेंगे अम्ल कम पाया जाता है और क्षार हमारा अधिक पाया जाता है, इसमें क्षार इसमें अधिक होता है। तो हम लोग कहेंगे क्षार अधिक है तो नेचर कैसा हो गया, क्षारी हो गया। यहाँ पे देखिए अम्ल के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे एमीन समूह पाया जाता है, NH2। तो देखिए एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समूह हमारे प्रोटीन में पाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका नेचर लेंगे कि प्रोटीन हमारा किस प्रकार का पदार्थ है, तो हम कहेंगे उभयधर्मी पदार्थ है, मीन्स अम्ल और क्षार दोनों। इसका सूत्र अगर आप देखेंगे तो सूत्र इस तरीके से आपका आता है NH2CHRCOOH। देखिए ये प्रोटीन का सूत्र होता है। एमिनो एसिड जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है उसका हम लोग सूत्र देखते हैं कि CHNH2RCOOH मीन्स ये देखिए कार्बोक्सिल समूह यहाँ पर मिला और यहाँ पर एमिनो समूह मिला और ये हमारा एल्किल समूह मिला। एल्किल समूह की भिन्नता के कारण ही हमारी प्रोटीन भिन्न भिन्न होती है। प्रोटीन का भिन्न भिन्न होना इस पर डिपेंड्स करता है, प्रोटीन का भिन्न भिन्न होना, बहुत भिन्न भिन्न, जो भी हमारे फूड स्टफ हैं सभी में भिन्न भिन्न प्रोटीन है, प्रोटीन का भिन्न भिन्न होना एल्किल समूह पर निर्भर करता है, मीन्स जिसमें जितने टाइप्स का एल्किल समूह होगा उसी के अनुरूप हमें प्रोटीन का क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको मालूम हो गया प्रोटीन का स्वाद के तहत अगर बातें आ गई तो हम कहेंगे कैसा होगा, क्षारीय इसका स्वाद होगा, न कि अम्लीय होगा। क्यों क्षारीय होगा, क्योंकि हम लोग कहेंगे एमीन समूह इसमें ज्यादा पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। देखिए प्रोटीन में निम्नलिखित समूह पाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि प्रोटीन में कौन कौन समूह है। तभी हमने प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई हमने देखी, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई का जो नाम है वो हम लोग को मालूम है कि एमिनो एसिड है। क्या है, एमिनो एसिड। इस एमिनो एसिड का भी हमने सूत्र दिया है आपको, NH2CHRCOOH। तो देखिए कार्बोक्सिल समूह, एमिनो समूह, एल्किल समूह में हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ, डी सही हुआ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 13वां क्वेश्चन। देखिए प्रोटीन का आकार होता है, मीन्स हमें यहाँ पर साइज देखनी है कि प्रोटीन की साइज कितनी होती है। यहाँ पर ए का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। ए हम लोग का एगस्ट्रॉन होता है, लाइक दैट हमें ये याद करना पड़ेगा कि प्रोटीन की जो साइज होती है वो 50 एगस्ट्रॉन होती है, 50 एगस्ट्रॉन होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो देखिए अमीनो एसिड की बातें अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आपको हम दे देते हैं अमीनो एसिड। तो देखिए अमीनो एसिड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल, देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल की बातें यहाँ पर कर रहा है। तो देखिए एमिनो एसिड हमारा, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड हमारी 3 प्रकार की होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे इसेंशियल, इसेंशियल, इसेंशियल होगी, फिर हम कहेंगे सेमी होगी, सेमी, आप लोग पार्शियल भी बोल सकते हैं, पार्शियल बोल सकते हैं, और इसके बाद हम लोग कहेंगे नॉन इसेंशियल। क्या बोलेंगे? नॉन इसेंशियल, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। तो देखिए इसेंशियल के तहत हम लोग कहेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल, हम कहेंगे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, और हम कहेंगे अनावश्यक अमीनो अम्ल। इसे आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, आवश्यक, आवश्यक अमीनो अम्ल, इसके बाद हम कहेंगे अर्ध आवश्यक, अर्ध आवश्यक, और इसे आप बोल सकते हैं अनावश्यक, अनावश्यक। तो देखिए इन दोनों को जो है हमें फूड भोज्य पदार्थों से लेना पड़ता है, भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, भोज्य पदार्थों से। इन्हें हम भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं और इनका हम लोग कहते हैं शरीर में निर्माण होता है, शरीर में निर्माण होता है। जितने भी हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल का हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। जबकि हम लोग कहेंगे इसेंशियल और सेमी इसेंशियल की बातें अगर की जाए तो इन्हें हमें अपने भोज्य पदार्थों, फूड स्टफ से हमको लेना पड़ता है। मीन्स जो हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं वो न्यूट्रिएंट मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमारे इसेंशियल और सेमी इसेंशियल मुख्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमीनो एसिड का आपने देखा, यहाँ पर आपको दे रखा कि आवश्यक अमीनो अम्ल। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल है वो वेलिन भी है, लाइसिन भी है और ल्यूसिन भी है। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही होता है? डी सही होता है। कुल हम कहेंगे इसेंशियल की काउंटिंग अगर 9 की होती है, इसमें 9 पाए जाते हैं, 9 अमीनो एसिड, इसमें 5 होते हैं और इसमें हम लोग कहते हैं 6। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड हमारे 6 होते हैं, पार्शियल में हम लोग कहेंगे 5 होते हैं। इसे याद रखेंगे, पार्शियल इसेंशियल एमिनो एसिड हमारे 5 होते हैं। क्योंकि इसेंशियल अमीनो अम्ल हमारे कितने होते हैं? होते 9 है, लेकिन काउंटिंग की जाती है, कहते हैं कितने होते हैं तो काउंट्स किया जाता है कि 10। इनकी संख्या कितनी काउंट्स की जाती है? 10, लेकिन एक्यूरेसी ये है कि 9 ही होते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग को ऐसे मिलते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे आवश्यक, अर्ध आवश्यक और अनावश्यक। तो इस तरह से वेलिन, लाइसिन और ल्यूसिन ये सभी हमारे क्या हो गए? आवश्यक अमीनो अम्ल हो गए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मिल रहा, 3 तो अभी हमने देख रखा आवश्यक अमीनो अम्ल। अब यहाँ पर भी हम लोग 3 देखेंगे, 3 हमें यहाँ पर भी आवश्यक अमीनो अम्ल मिल जाएगा। आपके क्वेश्चन से ही सभी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि अभी आप 3 आपको मिला आवश्यक अमीनो अम्ल। अभी अगले क्वेश्चन में कि आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, यहाँ पे देखिए कौन आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। मीन्स सब इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होंगे, एक केवल ऐसा होगा जो आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं। तो देखिए हम लोग कहेंगे क्या? ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन, फेनिल। तो यहाँ पर देखिए कौन हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो बातें हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आएगा हम लोग कहेंगे ग्लाइसिन। क्या कहेंगे? देखिए ये ग्लाइसिन हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। ट्रिप्टोफैन, इसके बाद हिस्टीडीन, फेनिल एनालिन, फेनिल एनालिन, इसका नाम होता है एनालिन, फेनिल एनालिन पूरा नाम ये होता है। मीन्स ये तीनों हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, आवश्यक है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, एमिनो एसिड, एमिनो
एसिड है। और यहाँ पर हमारा मिला ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को हम लोग कहेंगे हमारा कौन सा होगा, आवश्यक होगा कि अनावश्यक होगा, हम लोग कहेंगे ये अर्ध आवश्यक होगा। क्या होगा, ये अर्ध आवश्यक है, ये अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड है। तो इस तरीके से हमें मिला आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ, ए सही हुआ। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आंशिक या अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का बोल रहा है पार्शियल इसेंशियल एसिड हमारा अमीनो एसिड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है प्रोलीन, ऑर्जिनिन, सिस्टीन, डी सभी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए प्रोलीन भी है, ऑर्जिनिन भी है, सिस्टीन भी है, डी ऑप्शन हमारा आ रहा है सभी। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये सभी हमारे डी ऑप्शन सही है। मीन्स प्रोलीन, आर्जिनिन और सिस्टीन ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। इस तरीके से तीन आपको अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड यहीं पर याद हो जाए, और हम कहेंगे बचे दो वो भी आपको क्वेश्चनों में मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अर्ध आवश्यक अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, तो हमें एक यहाँ से भी मिलेगा कि अर्ध आवश्यक अम्ल नहीं है, बाकी सभी हमारे क्या होंगे, आवश्यक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होगा। तो देखिए आर्जिनिन है, टायरोसिन है, ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन हम कहेंगे कि आपको मिल गया यहाँ पर। देखिए आइसोल्यूसिन ये हम लोग कहेंगे आवश्यक है, ये आवश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक अमीनो एसिड है ये। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ऊपर के तीन हमारे क्या है, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड हैं, जबकि हम लोग कहेंगे आइसोल्यूसिन हमारा क्या आवश्यक अमीनो एसिड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि 18वां क्वेश्चन में देखिए ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पराजिन, ग्लूटामिक अम्ल, डी सभी कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अमीनो अम्ल नहीं है, ये हमारा पॉइंट्स होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मिलेगा डी सभी। ये सभी हमारे क्या हैं, हम कहें कौन आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, मीन्स हम कहेंगे डी, ये कोई भी हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। इन सब के सब हमारे क्या है, हम लोग कहेंगे तीनों का तीनों हमारे ग्लूटेमिक हो, एस्पराजिन हो, ग्लूटामिन हो, हम कहेंगे कि ये हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, अनावश्यक, अनावश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। देखिए ये हम लोग कहेंगे नॉन इसेंशियल, ये हमारे क्या है, हम लोग कहें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, मीन्स अनावश्यक है, मीन्स कोई भी अमीनो अम्ल नहीं है। तो क्वेश्चन का पैटर्न याद रहे, इसमें नहीं वर्ड छूट गया है क्वेश्चन में, बाकी आपका ऑप्शनल डी सही है। आइए 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो देखिए हम लोग का मिल रहा है यहाँ पर आर्जिनिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, डी हमारा सभी आवश्यक अम्ल, आवश्यक अम्ल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मिस्टेक है, कौन सा आवश्यक अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आवश्यक अम्ल इसमें कोई नहीं है, सभी इसमें हम लोग कहेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सभी आएगा, क्योंकि कौन आवश्यक अम्ल नहीं है। आर्जिनिन, ल्यूसिन और ग्लाइसिन हम लोग कहेंगे कि इसमें कोई भी आवश्यक अम्ल नहीं है, क्योंकि आर्जिनिन हमारा अर्ध आवश्यक है, अर्ध आवश्यक, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। दूसरा हम कहेंगे ल्यूसिन, हम लोग कहेंगे कि ल्यूसिन हमारा एमिनो, क्या हम लोग कहेंगे आवश्यक है, आवश्यक, आवश्यक अमीनो एसिड है, एमिनो एसिड। जबकि हम लोग कहेंगे ग्लाइसिन हमारा ये भी अर्ध, अर्ध आवश्यक है, अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड। तो इस तरीके से हमें मिला कि कौन सा आवश्यक, आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा,
डी सही होगा। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में बनती है? तो लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि मनुष्य के शरीर में बनने वाली जो प्रोटीन होती है वो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड की प्रक्रिया हमारे शरीर में हम लोग का शरीर में बनती है। आज जो बाहर से लेना पड़ता है वो हमारा इसेंशियल होता है और पार्शियल होता है। तो निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में बनती है? तो हम लोग को मालूम है कि जो बनने वाली है शरीर में बनती है, हम कहेंगे अनावश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल। अम्ल शरीर में बनता है, शरीर में बनता है। अब देखिए अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर में बनता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल की प्रकृति हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा? एस्पार्जिन, प्रोलिन, वेलिन और लाइसिन। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में मिस्टेकिंग बहुत है, इसमें हमें दिख रहा है। तो हम लोग कहेंगे लाइसिन की प्रकृति अगर देखी जाए तो लाइसिन हमारा ये आवश्यक है, हम लोग कहेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो कौन सी मनुष्य शरीर में बनती है? मनुष्य के शरीर में बनती है तो ये हमारा एस्पार्जिन होगा, प्रोलिन होगा और हमारा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका ये गलत है क्वेश्चन का प्रोसेस। तो देखो हम लोग पहले इसमें ऑप्शन लेंगे, हम लोग कहेंगे प्रोलिन और एस्पार्जिन मीन्स यहाँ पर ये दोनों सही होगा, ये भी होगा ये भी होगा। वेलिन हमारा आवश्यक में आ जाएगा, लाइसिन भी आवश्यक में आ जाएगा। ये दोनों के तहत हमारे ऑप्शन में दो सही होगा, इसमें ए और बी। एस्पार्जिन और प्रोलिन। एस्पार्जिन हम लोग कहेंगे कि ये अनावश्यक होता है, अनावश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो इस तरीके से एस्पार्जिन को ही आप काउंट करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे आप। एस्पार्जिन इसका हम लोग का ऑप्शन क्या सही होगा? एस्पार्जिन मनुष्य के शरीर में बनती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में नहीं बनती है? तो हम लोग को मालूम है कि मनुष्य के शरीर में हमारे जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो शरीर में नहीं बनते। इन्हें हमें अपने पोषक तत्वों से क्या करना पड़ता है? प्राप्त करना पड़ता है, मीन्स इन्हें अपने भोजन से लेना पड़ता है। अपने भोजन से लेने वाले जो हमारे अमीनो अम्ल होते हैं, भोजन से हम लोग कहेंगे भोजन से प्राप्त अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त अमीनो अम्ल हमारे दो होते हैं। हम लोग कहेंगे आवश्यक एक होगा, एक आवश्यक होगा, आवश्यक अमीनो अम्ल। दूसरा हम लोग कहते हैं अर्ध आवश्यक, अर्ध आवश्यक, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। इस तरीके से हमें मालूम हो गया एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। यहाँ पर देखिए हमें मालूम है आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान और हिस्टिडीन, ये सभी हमारे क्या हैं? हम लोग कहेंगे कि तीनों का तीनों हमारे क्या है? हम लोग कहेंगे आवश्यक अमीनो एसिड है। प्रोटीन मनुष्य के शरीर में नहीं बनते हैं, हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। मीन्स ये सभी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमें अपने भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। अगर आंशिक का भी होता, अर्ध आवश्यक या आंशिक कहते हैं इसको, इसे आंशिक का भी नाम दिया जाता है, आंशिक, आंशिक अमीनो अम्ल। अगर ये भी अगर होता तो भी हम लोग इसको काउंट कर लेते डी ऑप्शनल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 22वां क्वेश्चन। शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण कौन सी प्रोटीन करती है? तो हम लोग को मालूम है कि शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण हमारी जो करती हैं वो हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और हम कहेंगे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। तो देखिए शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, दो करेंगे, आवश्यक, आवश्यक अमीनो अम्ल भी करेगा, अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल। और दूसरा हम लोग कहेंगे आंशिक, आंशिक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। ये दोनों हमारे क्या करते हैं? जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्यादातर इनका प्रोसेस होता है टूट फूट की मरम्मत करना, कोशिका के, कोशिका एवं ऊतक, एवं ऊतक, एवं ऊतक के टूट फूट की मरम्मत, की मरम्मत
करना। इनका मेजर वर्क ये होता है कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं या टिश्यू हैं, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उसको ये सही करना इनका मेजर वर्क होता है आंशिक अमीनो अम्ल का। और यहाँ पर आवश्यक अमीनो एसिड का वर्क होता है नई कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण करना। ये हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल। तो इधर देखिए ल्यूसीन, लाइसिन, वेलिन, डी सभी ये सभी हमारे क्या मिल रहे हैं? ये तीनों ऑप्शनल हमारे जो है किसके हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल के हैं। तो नई कोशिकाओं का निर्माण ये सभी करते हैं। आइए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन शिशुओं की वृद्धि और विकास में सहायक होती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट, हम लोग कहेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो हमारी अमीनो एसिड होती है उसे हम लोग कहते हैं आर्जिनिन और हिस्टाडीन। देखिए आर्जिनिन और हिस्टाडीन हम लोग को मालूम है कि आर्जिनिन हमारा और हिस्टाडीन की प्रकृति अलग अलग होती है। हिस्टाडीन हमारे आवश्यक होता है, आवश्यक एमिनो एसिड। कंफ्यूज नहीं करना है आप लोग। आर्जिनिन हम बता रहे हैं, आर्जिनिन ये हमारा आंशिक में आता है, आंशिक एमिनो एसिड, आंशिक एमिनो एसिड है ये, आंशिक एमिनो एसिड। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि आवश्यक और अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड क्या करते हैं? शिशु, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, शिशु के वृद्धि और विकास में सहायक हमारा क्या? यहाँ पर प्रोटीन की बातें हैं तो हम लोग कहेंगे आर्जिनिन और हिस्टाडीन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 24 क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सी प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन है? पूर्ण प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का क्लासिफिकेशन की बात कर लिया गया है यहाँ पर। अब आइए प्रोटीन का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटीन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम कहेंगे प्रोटीन क्लासिफिकेशन के 3 बेस हैं, 3 बेसों पर हम प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं। प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन की बातें कर रहा है तो देखिए प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अगर देखें तो 3 बेस यहाँ पर बोलेंगे, 3 बेस होते हैं क्लासिफिकेशन के। लाइक दैट हम लोग कहेंगे क्वांटिटी के आधार पर देखेंगे, सोर्स के आधार पर देखेंगे, फिजिकल यहाँ पर देखेंगे, फिजिकल एंड फिजिकल एंड फंक्शनल क्वालिटी के आधार पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी के आधार पर हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन हमारा 3 टाइप्स का होता है। क्वांटिटी के आधार पर 3 टाइप्स की प्रोटीन होती है हमारी, 3 टाइप्स की होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? कंप्लीट बोलेंगे, कंप्लीट नॉन, यहाँ कंप्लीट होगा, कंप्लीट प्रोटीन। इसे हम लोग बोलेंगे सेमी कंप्लीट और इसे बोलेंगे नॉन कंप्लीट मीन्स हम लोग कहेंगे इसे पूर्ण बोलेंगे, अर्धपूर्ण और इसे बोलेंगे हम लोग अपूर्ण। तो इस तरीके से क्वेश्चन का प्रोसेस हमारा यहीं से है। पहले बेस पर क्वांटिटी के आधार पर हम लोग कहेंगे पूर्ण प्रोटीन है। यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रोटीन मीन्स कंप्लीट प्रोटीन हम कहेंगे ग्लूटेनिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, डी सभी। तो यहाँ बातें हमारी आती है ग्लाइसिनिन और ट्रिप्टोफैन, डी सभी। तो यहाँ पर हम लोग किससे काउंट कर सकते हैं? हम लोग कहेंगे कि देखिए बातें पूर्ण प्रोटीन की है तो पूर्ण प्रोटीन हम लोग कहेंगे कि जो हमारे एनिमल फूड्स होते हैं या हम लोग कहेंगे मांसाहारी भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलती है, क्वांटिटी उसकी बेहतरीन होती है, क्वालिटी बेहतरीन होती है, क्वांटिटी की बातें नहीं होती है। क्वांटिटी मीन्स उसमें क्वांटिटी की बात है, क्वांटिटी बेहतरीन। पूर्ण प्रोटीन मीन्स हम कहेंगे कि पूर्ण प्रोटीन का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे सभी आवश्यक अम्ल, हम लोग क्या बोलेंगे? सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।
मीन्स पूर्ण प्रोटीन का मतलब हुआ है कि वह प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उसे पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल का प्रोसेस देखिए, हम कहेंगे कि कौन सी प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन है, तो ग्लूटेनिन, ग्लाइसिनिन, ट्रिप्टोफैन, डी हमारा सभी, हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिप्टोफैन। हम लोग को मालूम है कि ये मांस में पाई जाती है। बाकी ये हमारा ग्लूटेनिन, ग्लाइसिनिन, ये सभी हमारे क्या है, हम कहेंगे कि हमारे किस में आते हैं, नॉन कंप्लीट मीन्स अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पर हमारा पूर्ण प्रोटीन वो होता है आज सोर्स के अब सेमी के तहत हम लोग को मालूम है कि इसमें एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है, और जबकि हम लोग कहेंगे पूर्ण प्रोटीन की बातें जब आएगी हम लोग कहेंगे इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होगा ही नहीं होगा। क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि इसमें अनावश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से पूर्ण प्रोटीन का मतलब हम लोग को मालूम हुआ कि पूर्ण प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि वह प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो हमारा पूर्ण प्रोटीन होता है। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सभी किसमें पाए जाएंगे, हम लोग कहेंगे मांसाहारी भोज्य पदार्थों में पूर्ण प्रोटीन होता है, जबकि शाकाहारी भोज्य पदार्थों, दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम लोग वेजिटेबल से लेते हैं, वेजिटेबल से, और दूसरा एनिमल लेते हैं, एनिमल, एनिमल। अब सोर्स के आधार पर प्रोटीन हमारा दो प्रकार की होती है, शाकाहारी प्रोटीन और दूसरा हम लोग कहते हैं मांसाहारी प्रोटीन। तो शाकाहारी प्रोटीन क्वांटिटी में ज्यादा होती है, क्वांटिटी मात्रा में ज्यादा होती है लेकिन क्वालिटी उसकी कम होती है, जबकि प्राणीज भोज्य पदार्थ में क्वांटिटी कम होती है, ऐसी क्वालिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, बड़ी होती है। तो इस तरीके से एनिमल में हम लोग कहेंगे पूर्ण प्रोटीन यहाँ पर पाया जाएगा, और यहाँ पर बोलेंगे वेजिटेबल में अपूर्ण प्रोटीन पाया जाएगा, पूर्ण प्रोटीन। इसी तरीके से फंक्शनल के तहत भी है, जिसे हम लोग कहते हैं कि साधारण प्रोटीन होगा, संयुक्त प्रोटीन होगा और व्युत्पन्न प्रोटीन होगा। तो इस तरीके से फिजिकल आधार पर प्रोटीन हमारे कितने प्रकार की आ जाती है, तीन प्रकार की आ जाती है, साधारण आ जाती है, संयुग्मी आ जाती है, फिर हम कहेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन आ जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। बाकी अभी हम लोग और देखते हैं। आइए 25वां क्वेश्चन देखिए, प्राणियों को जीवित बनाए रखने की प्रोटीन है। अब जीवित यहाँ पर बातें आई हमारा कि जीवित कौन बना करके रखता है प्राणियों को, तो हम लोग कहेंगे पूर्ण प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन। मेनली दो के तहत हम लोग बातें करेंगे, या तो पूर्ण प्रोटीन होगा या अपूर्ण प्रोटीन होगा। तो हम कहेंगे पूर्ण प्रोटीन तो हमारा बॉडी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जबकि उसको मेंटेन बनाने का कार्य हमारा अपूर्ण प्रोटीन का होता है। जनरली चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कल दे रहा है जो पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन की बोल रहा है सभी। तो जीवित रखने के लिए, जीवित बनाए रखने के लिए हम लोग का मेजर ऑफ पॉइंट से देखिए आंशिक दे दिया है, तो हम लोग इसे कहेंगे आंशिक पूर्ण प्रोटीन। देखिए पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन का प्रोसेस आप देख लीजिए कि पूर्ण प्रोटीन हमारे प्राणीज भोज्य पदार्थ में, प्राणीज भोज्य पदार्थ, प्राणीज भोज्य पदार्थ में हमारे क्या मिलेगा, पूर्ण प्रोटीन मिलेगा। यहाँ पर हम कहेंगे दाल हो गई, अनाज हो गया, दाल हो गई, अनाज हो गया, और हम लोग कहेंगे कि दाल और अनाज का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे गेहूं हो गया, यहाँ पर गेहूं, चावल, चावल, ज्वार, बाजरा, बाजरा, इन सभी के तहत हम लोग कहेंगे आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। अपूर्ण प्रोटीन में हम लोग कहेंगे जिलेटिन हो जाती है, जिलेटिन होगा, जिलेटिन। और इसके बाद हम लोग कहेंगे मक्का होगा, जिलेटिन होगा, मक्का होगा, फल होगा और सब्जियां होंगी, सब्जियां। देखिए ये हमारा अपूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन किसमें पाया गया, हम लोग कहेंगे अपूर्ण प्रोटीन जिलेटिन में पाया जाएगा, मक्का में पाया जाएगा, फल में पाया जाएगा और सब्जियों में पाया, सब्जियां, ये हमारे अपूर्ण प्रोटीन के स्रोत हैं। जबकि दाल और अनाज हमारे क्या है, आंशिक पूर्ण के आते हैं, जबकि पूर्ण प्रोटीन में हमारा प्राणिज भोज्य पदार्थ आता है। तो इस तरीके से जीवित रहने के लिए आपको मालूम हो गया आंशिक पूर्ण प्रोटीन। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उच्च जैविक मूल्य की प्रोटीन है, हाई हम लोग कहें बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी होगी, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पर, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। तो देखिए हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल वैल्यू,
अब बायोलॉजिकल वैल्यू हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारी प्रोटीन के आधार पर होता है। हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू, देखिए पूर्ण प्रोटीन हमारा यहाँ पर पूर्ण है, आंशिक है, आंशिक है, आंशिक, और हमारा यहाँ पर मिला अपूर्ण, अपूर्ण। बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक बायोलॉजिकल वैल्यू होगी, सबसे अधिक बायोलॉजिकल वैल्यू होगी। हम कहेंगे मिडिल होगी, मिडिल बायोलॉजिकल वैल्यू होगी। यहाँ पर हम लो वैल्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल वैल्यू हमारा सबसे अधिक होगी पूर्ण प्रोटीन की, आंशिक की मिडिल होगी, मिडिल वैल्यू होगी, अपूर्ण की लो होगी। तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है कि जैविक मूल्य अधिक होता, हाई की बातें आ गई तो हम लोग कहेंगे पूर्ण प्रोटीन जो है मीन्स कंप्लीट पूर्ण प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए गेहूं और चावल की प्रोटीन किसे कहा गया है? हम लोग कहेंगे गेहूं और चावल की प्रोटीन हम लोग कहेंगे अर्धपूर्ण प्रोटीन। मिला हम लोग को अर्धपूर्ण प्रोटीन मीन्स हमारा ऑप्शनल क्या सही होगा? हम लोग कहेंगे हमारा ऑप्शनल बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28वां क्वेश्चन। देखिए जिलेटिन प्रोटीन किसे कहा जाता है? अभी हमने आपको एग्जांपल दे रखा था जिलेटिन हमारा किस प्रकार का प्रोटीन है, तो हम लोग कहेंगे जिलेटिन हमारी एक अपूर्ण प्रोटीन होती है। किस प्रकार की? अपूर्ण प्रोटीन होती है जिलेटिन। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रोटीन प्रौढ़ावस्था को बनाए रखती है? मीन्स एडल्ट व्यक्ति को एडल्ट में ही रोक रखना। कौन सी प्रोटीन का ये कार्य है कि उसे बुजुर्ग नहीं होने देता है, बुढ़ा नहीं होने देता? तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग को मालूम है कि अर्धपूर्ण प्रोटीन प्रौढ़ावस्था को बनाए रखती है, मीन्स हम कहेंगे सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन 30वां। निम्न में कौन सी प्रोटीन साधारण प्रोटीन है? तो देखिए यहाँ पर हमारी बातें आई, हम लोग कहेंगे कि भौतिक एवं क्रियात्मक विधि का जो प्रोसेस रहा हमारा मीन्स भौतिक एवं घुलनशीलता, घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन के का वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया। तो प्रोटीन कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जिसे हम लोग कहेंगे साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखिए साधारण प्रोटीन के तहत हम लोग कहेंगे कि जितनी भी प्रोटीन हमारी एकॉकिक फॉर्म में है, इंडिविजुअल फॉर्म में है, उस सब के सब हमारे क्या है, फ्रीडम के प्रोसेस में है, स्वतंत्रता के साथ हैं, वो हमारे क्या होती हैं, साधारण प्रोटीन होती हैं। असाधारण प्रोटीन के तहत देखिए एल्बुमिनम, थाइमस ग्रंथि, हीमोग्लोबिन कोई नहीं, तो हम लोग कहेंगे एल्बुमिन। क्या कहेंगे? साधारण प्रोटीन के अंतर्गत हमारा क्या आएगा? एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन। हम लोग को मालूम है एल्बुमिन प्रोटीन अंडे की प्रोटीन होती है। किसी प्रोटीन होती है ये? एल्बुमिन। ओव एल्बुमिन का प्रोसेस में आता है, तो एल्बुमिन हमारी अंडे की प्रोटीन होती है, मीन्स प्राणीज प्रोटीन है। तो इस तरीके से साधारण प्रोटीन के अंतर्गत हमारी जितनी भी प्रोटीनें आती हैं लाइक दैट हम लोग कहेंगे चाहे वो पूर्ण हो या आंशिक हो या अपूर्ण हो, सभी प्रोटीन हमारी साधारण के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए साधारण के अंतर्गत हम लोग कहेंगे पूर्ण प्रोटीन भी होगी, आंशिक भी होगी, ध्यान रहे, और हम कहेंगे अपूर्ण भी होगी, पूर्ण। ये सब के सब प्रोटीनों को साधारण प्रोटीन के अंतर्गत रखा है अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी और सॉल्युबिलिटी के आधार पर। तो सारा ये पूर्ण प्रोटीन, आंशिक और अपूर्ण, ये सब के सब साधारण प्रोटीन होती हैं। संयुग्मी प्रोटीन में हम लोग कहेंगे कि यही हमारा क्या होगा, पूर्ण, आंशिक या अपूर्ण हो गए। हम लोग कहेंगे पूर्ण प्रोटीन भी ले सकते हैं, आंशिक भी ले सकते हैं, और हम लोग कहेंगे कि अपूर्ण भी ले सकते हैं, प्लस अन्य पोषक तत्व, पोषक तत्वों को यहाँ पर काउंट्स कर दिया जाता है।
जो भी हमारे साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आया, चाहे वो पूर्ण हो या आंशिक हो या अपूर्ण हो, उसके साथ अगर पोषक तत्वों को काउंट कर दिया गया तो वो हमारा हो जाता है कंजुगेटेड प्रोटीन, मींस संयुग्मी प्रोटीन। जैसे हम लोग कहेंगे कि साधारण प्रोटीन के प्रोसेस में अगर देखा जाए कार्बोज जोड़ दिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन के साथ कार्बोज हो गया तो ग्लाइको प्रोटीन हो गया। अगर हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन जोड़ दिया गया तो हम लोग कहेंगे क्या, हीमोग्लोबिन प्रोटीन हो गया। हीमोग्लोबिन के साथ अगर आयरन जोड़ दिया गया, पोषक तत्व आयरन, तो हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन हो गया। ये संयुग्मी प्रोटीन है। तो इस तरीके से हम लोग कहें फास्फोरस को काउंट कर दिया गया तो हम कहेंगे फास्फो प्रोटीन हो गया। तो जितने मिनरल हैं सभी मिनरल्स को आप काउंट कर सकते हैं। और हम कहेंगे कि कार्बोस को काउंट कर सकते हैं। प्रोटीन के साथ ही आपको काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोटीन के साथ आप क्या काउंट कर सकते हैं, या तो मिनरल काउंट कर दीजिए या हम कहेंगे फैट काउंट कर दीजिए। वसा को भी काउंट कर देंगे तो संयुग्मी प्रोटीन होगा। प्रोटीन और वसा हम कहेंगे लिपिड होगा। क्या प्रोसेस बन जाएगा, हम कहेंगे ये हमारा जेल का प्रोसेस बनाएगा। इस तरह से संयुग्मी प्रोटीन में हम लोग कहेंगे पोषक तत्व, पोषक तत्वों में आप फैट को भी काउंट कर सकते हैं, कहेंगे कार्बोज को भी काउंट कर सकते हैं, इसके बाद मिनरल्स को। मीन से संयुग्मी प्रोटीन में आप तीन चीजें काउंट कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे कार्बोज को भी जोड़ सकते हैं, कार्बोज को, कार्बोज भी जुड़ जाएगा, या हम कहेंगे प्रोटीन मिनरल जोड़ दीजिए, मिनरल हो गया, या हम लोग कहेंगे या फैट हो गया, वसा हो गया, फैट। इसमें से कोई भी अगर साधारण प्रोटीन के साथ आपने जोड़ दिया किसी को तो हो जाएगा हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन। जो व्युत्पन्न प्रोटीन हमारा कैसे प्राप्त होता है, हम लोग कहेंगे फिजिकल भौतिक कैरेक्टर, ये फैक्टरों के द्वारा, भौतिक फैक्टर हम कहेंगे फिजिकल फैक्टर में ताप, दाब, टेम्परेचर, और हम लोग कहेंगे एंजाइम, इन सभी के द्वारा साधारण प्रोटीन हो या हम लोग कहेंगे कौन सी प्रोटीन हमारा, या संयुग्मी प्रोटीन हो, इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे दूसरे रूप में चेंज कर देंगे इसको तो हम लोग बोलेंगे इसको कितना, डिराइव्ड प्रोटीन जो है, मीन्स साधारण प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन का दूसरा रूप ही हमारा क्या होगा, व्युत्पन्न प्रोटीन होगा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि कौन सी प्रोटीन साधारण प्रोटीन है, तो हम लोग बोलेंगे एल्बुमिन। आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील प्रोटीन कौन सी है। तो देखिए हम लोग को मालूम है यहाँ पे एल्बुमिन भी है, हिस्टोन है, प्रोटेलिन, प्रोटेमिन्स भी है, डी बोल रहा है सभी। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि जल में जो घुलनशील प्रोटीन होती है वो हमारी साधारण प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, साधारण प्रोटीन होती है। यहाँ पर देखिए साधारण प्रोटीन के अंतर्गत क्या हमारा सब आ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो साधारण प्रोटीन के तहत ही सब आएंगे, क्योंकि सब हमारे चाहे आंशिक हो चाहे अपूर्ण हो या हम कहेंगे पूर्ण हो, कोई भी हो, वो सब हमारे किस में आएंगे, हम लोग कहेंगे जल में घुलनशील होंगे। हम लोग कहेंगे डी होगा, सभी होगा। तो देखिए घुलनशीलता के आधार पर हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के आधार पर हमारी प्रोटीन तीन प्रकार की होती है। हम लोग कहेंगे ये दो प्रकार की होती है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, घुलनशील, और जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, अघुलनशील। तो देखिए जल में घुलनशील हमारी जो होगी वो साधारण प्रोटीन होगी, साधारण, साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन हमारी जल में घुलनशील होगी। जबकि जल में अघुलनशील प्रोटीन की अगर बातें करें तो यहाँ पर हमें संयुग्मी भी मिलेगी, संयुग्मी प्रोटीन, प्लस हम कहेंगे व्युत्पन्न, व्युत्पन्न प्रोटीन। मीन्स संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन हमारी घुलनशीलता के अंतर्गत लिया गया है। तो हम कहेंगे जल में अघुलनशील होती हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे जल में हमारी घुलनशील कौन सी होगी, साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन को हमने बता रखा कि इसके अंतर्गत हमारा पूर्ण भी आएगी, पूर्ण प्रोटीन भी होगी, आंशिक भी होगी, आंशिक भी होगी, हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, अपूर्ण भी होगी, पूर्ण प्रोटीन भी होगी। वे सभी साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आएंगे और ये सब हमारे क्या करेंगे, जल में हम कहेंगे घुलनशील होंगे। क्योंकि संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन हमारी जल में घुलनशील
नहीं होगी। ये हम कहेंगे जल में घुलनशील नहीं, तो कहाँ घुलनशील होंगी? हम लोग कहेंगे ये फैट्स में घुलनशील होंगी, वसा में घुलनशील होंगी ये सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 32वां क्वेश्चन अपना। देखिए जल में अघुलनशील प्रोटीन कौन सी है? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे जल में अघुलनशील प्रोटीन ग्लोबुलिन्स, प्रोलेमिन्स। यहाँ पर देखिए प्रोटेमिन्स नहीं, ये प्रोलेमिन्स है। हम लोग कहेंगे कि हमारा प्रोलेमिन्स हमारे यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा प्रोलेमिन्स को कि ये हमारी जल में अघुलनशील प्रोटीन होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन देखते हैं। स्क्लेरोप्रोटीन किसमें पाया जाता है? स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरा हमारा एक प्रोसेस होता है। हम लोग कहेंगे स्क्लेरोप्रोटीन ये हम लोग प्राणी में पाया जाता है। अब प्राणियों में हम कहेंगे हड्डियों में, त्वचा में, नाखून में, सभी हम कहेंगे यह प्रोटीन सभी में पाई जाती है। नाखून में, हड्डी में, बाल में, त्वचा में, बाल में भी पाई जाती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ? डी। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन का मुख्य अवयव है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको को अगर ध्यान दे तो हम लोग कहें ग्लूकोज से प्राप्त होता है। ग्लाइको का प्रोसेस कहाँ से है? ग्लाइको का मतलब हमारा कार्बोज से होता है, कार्बोज से होता है। अब यहाँ देखिए कार्बोज और प्रोटीन दोनों का प्रोसेस हमारा क्या मिला? हम कहें ग्लाइकोप्रोटीन मिला। लाइक दैट हम कहेंगे प्रोसेस किससे होगा? कार्बोज से होगा। मीन्स प्रोटीन में जब हमारा कार्बोज पोषक तत्व मिला दिया जाता है तो बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। आइए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का निम्नलिखित कार्य है। मीन्स यहाँ पर देखिए प्रोटीन का कार्य क्या? शरीर का निर्माण करना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, सामान्य दृष्टि में सहायक, शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करना, अम्ल क्षार की मात्रा को नियंत्रित करना। हमारा अब ऑप्शनल मीन्स है, आपको प्रोटीन के पूरे वर्क यहाँ दे दिए गए हैं। प्रोटीन के कितने कार्य हैं? यहाँ पर आपको 5 कार्य दिए गए हैं। मीन्स हम कहेंगे हमारा जब सही है। मीन्स ये सभी कार्य आपको क्या करने हैं? इसके याद रखने हैं कि प्रोटीन का क्या क्या वर्क होता है। अभी जैसे हम लोग जानते हैं प्रोटीन का मेनली वर्क हम लोग को मालूम है कि बॉडी सेल फॉर्मेशन का कार्य करता है। टिश्यू फॉर्मेशन हो या हम कहेंगे सेल फॉर्मेशन का वर्क होता है। देखिए पहले की तरह हम लोग को मिला बॉडी का निर्माण करना। फिर हम कहेंगे देखिए बॉडी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं प्रोटीन हमारे, मीन्स एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। फिर हम कहेंगे कि ये हमारा विजन का प्रोसेस है, नॉर्मल विजन में भी सहायक होते हैं। इसके बाद वाटर बैलेंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं बॉडी में। मीन्स न पानी को शरीर में ज्यादा होने देते हैं और न कम होने देते हैं। फिर हम कहेंगे अम्ल क्षार, अम्लता और क्षारकता मीन्स एसिडिटी और बेसिडिटी को भी जो है एक कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से 5 वर्क आपको यहाँ पर मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 36। देखिए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए क्वाशियोरकर रोग, शुगर बॉडी, मैरास्मस, डी सभी। हम लोग कहेंगे कि इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे प्रोटीन की कमी से सब रोग होते हैं। क्वाशियोरकर भी होता है, शुगर बॉडीज भी होता है, मैरास्मस भी होता है, डी हम कहेंगे सभी। लाइक दैट प्रोटीन की कमी से हमारा शुगर बॉडीज, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? हम लोग कहेंगे रोग नहीं होता है, नहीं होता है। ये कौन सा रोग नहीं होता है? तो हम लोग कहेंगे कि शुगर बॉडी से मीन्स प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता? तो क्वाशियोरकर भी प्रोटीन की कमी से होता है, मैरास्मस भी होता है, लेकिन शुगर बॉडीज हमारा हम कहेंगे देखिए शुगर बॉडीज हम लोग कहेंगे शुगर बॉडीज हम लोग कहेंगे ग्लूकोज का प्रोसेस होता है। शुगर बॉडीज मीन्स पूरे बॉडी में शुगर का हो जाना, मीन्स डायबिटीज का हो जाना। तो यहाँ पर प्रोटीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। शुगर बॉडीज का लेना देना है तो किससे है? कार्बोज से लेना देना है। तो इसलिए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? आएगा हमारा शुगर बॉडीज। 37वां क्वेश्चन देखिए, किस रोग को शुगर बॉडीज कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए शुगर बॉडीज मीन्स हम कहेंगे कि शुगर बॉडीज का प्रोसेस हमारा किससे है? हम लोग कहें क्या क्वाशियोरकर से, मैरास्मस से है, सूखा रोग से है। अब यहाँ पर शुगर बॉडीज का संबंध, ये सभी रोग हमारे प्रोटीन संबंधित हैं। देखिए अगर काउंट किया जाए तो हम कहेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन में हमारे मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कवर नहीं करेंगे। लाइक दैट इसे हम लोग मिस्टेकिंग में डाल करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आइए 38वां क्वेश्चन देखते हैं, किसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है? तो यहाँ पर दे रखा है ऊर्जा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, ऊर्जा प्रोटीन की कमी से। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, इस कंफ्यूजन को आप क्या करेंगे, अभी अपना दूर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रोग का प्रोसेस है क्वाशियोरकर, और हम लोग कहते हैं मैरास्मस क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। ये मेनली हमारा हम लोग कहें क्वाशियोरकर रोग का संबंध मेनली मुख्य रूप से मुख्य कारण इसका क्या है? क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण ऊर्जा होती है, ऊर्जा होता है इसका मेजर। कि थोड़ा मात्रा प्रोटीन का भी प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग कहेंगे क्वाशियोरकर रोग ऊर्जा की कमी से होता है। रोग होता है तो ऑप्शन के पहले देख लीजिए कि हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन हमारा ए सही होगा कि किसकी कमी से होता है, तो हम कहेंगे ऊर्जा की कमी से होता है क्वाशियोरकर रोग। और जबकि हम कहेंगे कि मैरास्मस रोग की जब बातें आती है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन, मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो हम कहेंगे ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से होता है। क्या हम लोग कहेंगे? अब यहाँ पर मैरास्मस की जब बातें आएगी तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर दोनों का अंश होगा, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से मैरास्मस रोग मीन्स इस रोग को हम लोग सूखा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सूखा रोग। सूखा रोग, सूखा रोग मीन्स बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम कमजोर हो जाएगी, केवल बॉडी में बोन स्केलेटन ही नजर आएंगे, मीन्स हड्डियों का ढांचा ही नजर आएगा। मीन्स हम कहेंगे ना बॉडी में ऊर्जा रहेगी और ना ही प्रोटीन रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 40 क्वेश्चन। देखिए क्वाशियोरकर रोग कितने उम्र के बच्चों को होता है? 1 से 2 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 1 से 4 वर्ष। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन मालूम है कि 1 से 4 वर्ष, क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे 1 से 4 वर्ष के बच्चों को क्वाशियोरकर रोग होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ? ऑप्शन हमारा सी सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 41वां क्वेश्चन, सूखा रोग कितने माह के बच्चों को होता है? तो हम लोग को मालूम है यहाँ पर जो मैरास्मस रोग की प्रक्रिया होती है वो हम लोग कहेंगे 6 से 18 माह के शिशु में होती है। इसे कुछ नहीं करना है, हम लोग को रट लेना है कि 6 से 18 माह के शिशु को मैरास्मस रोग होता है, जबकि 1 से 4 वर्ष के बालक को क्वाशियोरकर रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन। देखिए पीईएम का पूरा नाम है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। हम कहेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो देखिए पी का मतलब हमारा क्या हो जाता है? प्रोटीन हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है। आई का प्रोसेस हमारा एनर्जी से हो जाता है, एनर्जी से। और यम का प्रोसेस हमारा हो जाता है मेल न्यूट्रिशन से, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन क्या सही होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। आइए 43 क्वेश्चन देखते हैं, किस निम्न में किसके जैविक मूल्य सबसे अधिक होते हैं? तो देखिए हम लोग का बायोलॉजिकल वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे अधिक किसका होता है? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे अधिक अंडा का होता है। अगर ऑर्डर की बातें की जाए, अगर अंडा नहीं होगा तो किसको काउंट करेंगे? तो देखिए स्टेप में ले लेना, फर्स्ट में हमारा ये आएगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, नंबर 2 पर हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू दूध की होती है, और तीसरे नंबर पर हमारा मांस की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, चौथे नंबर पर हमारी मछली आती है। समझ गए? ये हमारे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सबसे 90 प्लस अंडे में हमारा 90 प्लस होता है, कितना होता है? 90 प्लस हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, जबकि 90 प्लस 80 प्लस हमारा दूध की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसे रखना होगा आपको। किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? ये तो आपको मालूम ही है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ हमारे सोर्सेस हैं, यहाँ पर फूड सोर्सेस हैं जिसमें हम लोग ने काउंट कर रखा है कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। तो लाइक दैट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है? तो आपको मालूम है कि क्या होगा? सोयाबीन होगा। कितना होता है ये भी आपको मालूम है कि 43 पॉइंट समथिंग प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है? यहाँ पर भी हमें मिला गौ मांस है,
श्रिम्प मछली है, बॉम्ब डक है, मूंगफली है। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे, किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जा रही है? क्या मांस में होगी, मछली में होगी, बॉम्ब डक में होगी या मूंगफली में होगी? तो लाइक दैट देखिए ये हमारा क्या है, इस तरीके के ऑप्शनल बनाए जाते हैं। यहाँ पर गौ मांस, श्रिम्प मछली, डॉम बॉम्ब डक, हम लोग मालूम है मछली में भी प्रोटीन होती है, मूंगफली में भी प्रोटीन होती है, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे गाय मांस में भी हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो हमारी मूंगफली का प्रोसेस है ये हम लोग मछली से काउंट करेंगे। अब मछली में शिम्प मछली या बाम मछली, तो हम कहेंगे शिम्प मछली। क्या कहेंगे? शिम्प मछली में प्रोटीन हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, शिम्प मछली है जिसमें प्रोटीन हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? यहाँ पर दूध, दही, खोवा और पनीर। हमारी बातें आती है किसकी, दूध, दही, खोवा और पनीर। इस तरीके का अगर हमारा क्वेश्चन है, ठीक, देखिए दूध है, दही है, खोवा है, पनीर है, तो हम कहेंगे कि सबसे अधिक पनीर, ये हमारा मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क प्रोडक्ट में हम लोग जितने भी मिल्क प्रोडक्ट आप जानते हैं, सभी मिल्क प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारी पनीर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पनीर में। तो देखिए अगर ऑर्डर का सिस्टम लेंगे तो पनीर में सबसे ज्यादा, खोआ में दूसरे नंबर पर पनीर पाई जाएगी, दही में तीसरे नंबर पर पनीर पाई जाएगी, और हम लोग कहेंगे कि चौथे नंबर पर हमारा प्रोटीन दूध में पाई जाएगी। मीन्स मिल्क प्रोडक्ट जो भी होगा वो दूध से ज्यादा प्रोटीन रखेगा। तो इस तरीके से इसको ऑर्डर में आप याद कर लेना कि पनीर में सबसे ज्यादा, फिर खोआ में, फिर दही में, इसके बाद हमारा दूध में। आइए 47 क्वेश्चन देखते हैं, किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन अधिक पाई जाती है? यहाँ पर देखिए मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट। मेन हमारा अब यहाँ पर इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर भी आप काउंट्स करेंगे, क्वेश्चन को याद करेंगे। हम लोग कहेंगे ऑप्शन तो हमारा क्या सही होगा, मूंगफली होगा। अब आर्डर का भी सिस्टम देखें, नंबर 1 ये होगा, काजू नंबर 2 पर आएगा, बादाम नंबर 3 पर आएगा, और हम लोग कहेंगे अखरोट नंबर 4 पर आएगा। मीन्स सबसे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और मूंगफली का काउंट्स कर दिया जाए तो मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए इस मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गरीबों का, गरीबों का, इसे हम लोग कहते हैं गरीबों का बादाम। गरीबों का बादाम भी कहा जाता है मूंगफली को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 48 क्वेश्चन, किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? देखिए मसूर, मूंग, अरहर और उड़द, ये दाल हमारी हैं, दालों की काउंट की जाएगी। इससे ज्यादा तो अब आपको दाल आएगी ही नहीं। फिलहाल देखिए सबसे अधिक हम लोग कहेंगे प्रोटीन किस दाल में पाई जाएगी, तो हम लोग को मालूम है कि सबसे अधिक प्रोटीन मसूर में पाई जाती है। किसमें? मसूर में। आइए ऑर्डर भी दिखा देते हैं आपको, 1 2 सेकेंड ऑर्डर पर, थर्ड ऑर्डर पर, अरहर हमारी तीसरे ऑर्डर पर, उड़द हमारी चौथे ऑर्डर पर है, चौथे क्रम पर हमारी है। तो इस तरीके से इन दाल के प्रोसेस में भी आप क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। आइए 49 क्वेश्चन देखते हैं, किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन अधिक पाई जाती है? लोबिया, राजमा, काला चना और सूखी मटर। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा सबसे अधिक प्रोटीन यहाँ पर किसमें पाई जाएगी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लोबिया में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसे भी आप काउंट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर ये, और ये नंबर 4 पर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ, दाल का भी प्रोसेस हम लोग का मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन अपना, किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन अधिक पाई जाती है? यहाँ पर देखिए प्रोटीन सबसे अधिक यहाँ पर आपके सीरियल्स दे रखे हैं। सीरियल्स का आपको याद करना पड़ेगा कि किस सीरियल्स में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। सीरियल्स मीन्स हम लोग कहेंगे अनाज। तो देखिए गेहूं का आटा है, मक्का है, बाजरा है, सूजी है, मैदा है, चावल है। तो आइए सबसे पहले तो बात हमारी पदार्थ में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर अगर काउंट किया जाए तो गेहूं के आटे में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अब आइए ऑर्डर के सिस्टम में देखते हैं, तो नंबर 1 पर हमारा ये मिलेगा, और ये नंबर 3 पर मिलेगा हमारा, नंबर 2 पर बाजरा मिलेगा। बाजरा में प्रोटीन जो है मक्के से ज्यादा होती है,
तीसरे नंबर पर सूजी हमारा, चौथे नंबर पर सूजी मिलेगा, पांचवें नंबर पर हमारा मैदा मिलेगा। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डरों को चावल को हम लोग कहेंगे छठे नंबर पर मिलेगा। तो इस तरीके से इतने आपके जो है क्या है, सीरियल्स के तहत प्रोटीन का ऑर्डर दिया गया है। मीन्स आप इन्हें याद रखेंगे, गेहूं के आटे में सबसे ज्यादा प्रोटीन, फिर दूसरे नंबर पर बाजरा आएगा, तीसरे पर मक्का आएगा, चौथे पर सूजी, पांचवें पर मैदा और छठे में चावल आता है। तो इस तरीके से आज हम लोग के ये 50 क्वेश्चन पूर्ण हुए और कल हम फिर अपने किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स को लेकर के आएंगे या कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।